क्या होगा अगर एक दिन आप अपने ही बच्चों से अपनी मातृभाषा में बात करें और वे आपकी एक भी बात समझ ना पाए? क्या होगा जब आपके पूर्वजों की हजारों साल पुरानी विरासत धीरे धीरे सिर्फ इतिहास की किताबों में रह जाए? जब लोकगीत खामोश हो जाए, जब दादी नानी की कहानियां अनुवाद की मोहताज बन जाए और जब एक समाज अपनी ही पहचान भूलने लगे, क्योंकि कोई भी सभ्यता तलवार से पहले अपनी भाषा हारती है। लेकिन बोरो समाज ने ऐसा होने नहीं दिया, क्योंकि कुछ लोगों ने एक ऐसी कसम खाई जिसने इतिहास बदल दिया। उन्होंने कहा, अगर हमारी भाषा बचेंगे तो हमारी पहचान बचेंगे। फिर शुरू हुआ दशकों लंबा संघर्ष। दोस्तों, कभी शांतिपूर्ण आंदोलन, कभी सड़कों पर प्रदर्शन, कभी अपमान, कभी आंसू और कभी ऐसे बलिदान जिन्होंने इतिहास की किताबों में भी पूरी जगह नहीं मिली। दोस्तों, साल बदलते गए, पीढ़ियां बदलते रही, सरकारी बदलते रही, लेकिन एक सपना कभी नहीं बदला। एक सपना कि जिस भाषा को कभी नजरअंदाज किया गया, एक दिन उसी भाषा को सम्मान के साथ आधिकारिक पहचान मिलेंगे। लेकिन क्या ये सम्मान सिर्फ एक सरकारी आदेश से मिल गया? इसके पीछे सदियों का संघर्ष, अनगिनत लोगों की मेहनत और एक पूरे समाज की धैर्य छिपा था। आखिर बोरो भाषा की शुरुआत कहाँ से हुई? ये भाषा हजारों साल तक कैसे जीवित रही? किसने इससे लिखना शुरू किया? क्यों इसकी लिपि को लेकर इतना बड़ा विवाद हुआ? आखिर कैसे बोरो भाषा ने इतिहास में अपना सम्मानजनक स्थान बनाया? आज की इस वीडियो में सिर्फ एक भाषा की कहानी नहीं है, ये एक सभ्यता की कहानी है, एक संघर्ष की कहानी है, एक पहचान की कहानी है। आइए समय के पहियों को पीछे घुमाते हैं और शुरू करते हैं बोरो भाषा की उस अनसुनी यात्रा को, जिसने केवल इतिहास नहीं बदला बल्कि आने वाली पीढ़ियों का भविष्य भी बदल दिया। हर भाषा किसी किताब से पैदा नहीं होती, हर भाषा किसी सरकार के आदेश से जन्म नहीं लेती। भाषा जन्म लेती है जब पहली बार एक माँ अपने बच्चे को पुकारते हैं, जब लोग एक दूसरे से अपने सुख दुख बांटते हैं, जब कोई किसान अपने खेत का नाम रखता है, जब कोई बच्चा पहली बार अपने आसपास की दुनिया को शब्दों में पहचानता है। बोरो भाषा की कहानी भी कुछ ऐसे ही है। लेकिन दोस्तों, ये कहानी सिर्फ कुछ 100 साल पुरानी नहीं है, इसकी जोरे इतिहास की बेहद गहराई तक जाती है। और दोस्तों, आज भाषा वेदों का मानना है कि बोरो भाषा तिब्बत बर्मन भाषा परिवार की एक प्रमुख भाषा है। यानी ये उस विशाल भाषा परिवार का हिस्सा है जिसकी अनेक भाषाएं हिमालय के पूर्व भाग, तिब्बत, म्यांमार और उत्तर पूर्व भारत तक फैली हुई है। लेकिन दोस्तों, क्या इसका मतलब बोरो लोगों का इतिहास यही से शुरू होता है? नहीं, यही से इतिहास का सबसे कठिन सवाल शुरू होता है। कुछ विद्वान मानते हैं कि प्राचीन काल में तिब्बत बर्मन भाषा बोलने वाले समूह धीरे धीरे ब्रह्मपुत्र घाटी तक पहुंचे, जबकि दूसरे इतिहासकारों का मानना है कि इस क्षेत्र में बहुत प्राचीन समय से इन्हीं समुदायों की संस्कृति विकसित होती रही। इतिहास आज भी इन प्रश्नों के सभी उत्तर पूरी निश्चितता से नहीं देता, लेकिन एक बात लगभग सभी मानते हैं, हजारों वर्षों से ब्रह्मपुत्र घाटी बोरो भाषा और उसी जुड़ी हुई परंपराओं का महत्वपूर्ण केंद्र रही है। दोस्तों, यही कारण है कि आज भी बोरो भाषा की अनेक शब्द नदियाँ, जंगलों, पहाड़ों, खेती, बारिश और प्राकृतिक से जुड़ी हुई है, मानो प्राकृतिक ने ही इस भाषा को जन्म दिया हो। लेकिन एक और रहस्य है, अगर ये भाषा इतनी प्राचीन थी तो फिर इतिहास की किताबों में इसका नाम इतनी देर से क्यों दिखाई देता है? क्या उस समय बोरो भाषा की अपनी कोई लिपि नहीं थी, या ये भाषा सदियों तक सिर्फ लोगों की यादों, गीतों और कहानियों में ही जीवित रहे? इन सवालों का जवाब हमें मिलेगा जब बोरो कोसारी सभ्यता धीरे धीरे शक्तिशाली राज्य का रूप लेने लगे और वही से बोरो भाषा की यात्रा एक नई मोड़ पर पहुंचते हैं। दोस्तों, बोरो कोसारी सभ्यता और महान राज्य का दौर लगभग 1200 से 1800 ईस्वी। समय कभी किसी के लिए नहीं रुकता, सदियां बीतती रही और ब्रह्मपुत्र घाटी भी बदलती रही। छोटे छोटे गांव धीरे धीरे शक्तिशाली राज्य में बदलने लगे, लेकिन इन बदलते राज्य के बीच एक चीज बिल्कुल नहीं बदली, और वो थे लोगों की भाषा। वही भाषा जो खेतों में गूंजते थे, वही भाषा जो माँ अपने बच्चे को सिखाते थे, वही भाषा जो त्योहारों में गीत बनकर गाए जाते थे। आज इतिहास इन समुदायों को अक्सर बोरो कोसारी समूह के व्यापक नाम से याद करता है। और दोस्तों, ये कोई राज्य नहीं था, बल्कि ऐसे अनेक समुदायों का ऐतिहासिक समूह था जिनकी भाषाओं और संस्कृतियों में कई समानताएं दिखाई देती है। और दोस्तों, समय के साथ उन्हीं समुदायों ने अपने अपनी अलग अलग पहचान बनाई। कहीं दिमासा, कहीं बोरो, कहीं रावा, कहीं टिवा, कहीं गारो, तो कहीं ड्यूरी। सबकी अपनी पहचान बनी, लेकिन उनके अतीत की कुछ जड़ें एक दूसरे से जुड़ी हुई थी। दोस्तों, इन्हीं सदियों में उत्तर पूर्व भारत में एक शक्तिशाली राज्य उभरा, कोसारी राज्य, और उसकी राजधानी थी दीमापुर। और दोस्तों, दीमापुर एक शहर नहीं था,
वो व्यापार का केंद्र था, संस्कृति का केंद्र था, शक्ति का प्रतीक था। आज भी वहाँ मौजूद प्राचीन खंडहर उस गौरवशाली इतिहास की गवाही देते हैं। लेकिन दोस्तों, इतिहास कभी सीधे रेखा में नहीं चलता। समय बदला, संघर्ष बढ़े और अंत कसारी शासकों को दीमापुर छोड़ना पड़ा। राजधानी माईबांग चली गई। फिर बाद में कचार राजधानियां बदलती रही, लेकिन भाषा लोगों के साथ चलती रही। लेकिन दोस्तों, एक सवाल आज भी बहुत लोग पूछते हैं, अगर उस समय इतने बड़े राज्य थे तो फिर बोरो भाषा की पुरानी किताबें इतनी कम क्यों मिलते हैं? इसका कारण था उस समय की परंपरा। ज्ञान ज्यादातर लिखा नहीं जाता था, सुनाया जाता था। दादी अपनी पोते को कहानियां सुनाते थे, पिता अपनी बेटे को लोकगीत सिखाता था, और दोस्तों मात्र याद करके अगली पीढ़ी तक पहुंचाते थे। इतिहास कागज पर कम, लोगों की यादों में ज्यादा जीवित था। यही वजह है कि बोरो भाषा सैकड़ों वर्ष तक मुख्य रूप से मौखिक परंपरा की सहारे जीवित रहे। लेकिन दोस्तों, अब इतिहास एक ऐसे मोड़ पर पहुंचने वाला था जहां पहली बार विदेश से आए कुछ लोग इस भाषा को सुनेंगे, उसे समझने की कोशिश करेंगे और पहली बार उसे कागज पर लिखेंगे। उन्हें शायद ये भी नहीं पता था कि उनका ये छोटा सा प्रयास एक दिन बोरो भाषा के इतिहास का सबसे महत्वपूर्ण अध्याय बन जाएगा। दोस्तों, 19वीं सदी आने वाले थे और उसके साथ शुरू होने वाला था बोरो भाषा का लिखित इतिहास। दोस्तों, सन 1826 ये वर्ष सिर्फ असम के इतिहास के लिए नहीं, बल्कि बोरो भाषा के इतिहास के लिए भी एक नया मोड़ लेकर आया। दोस्तों, यांगदाबू की संधि के बाद असम पर ब्रिटिश शासन की शुरुआत हुई। अंग्रेज सिर्फ शासन करने नहीं आए थे, वे इस धरती को समझना भी चाहते थे, यहाँ रहने वाले लोगों को, उनकी संस्कृतियों को और उनकी भाषाओं को। लेकिन जब उन्होंने ब्रह्मपुत्र घाटी के गांव में कदम रखा तो उन्हें एहसास हुआ कि यहाँ एक ऐसी भाषा बोली जाता है जो ना असमिया थे, न बंगाली और ना ही हिंदी। ये थी बोरो भाषा। उस समय बोरो भाषा लाखों लोगों के जीवन का हिस्सा थी, लेकिन सरकारी कागजों में उसका नाम बहुत कम दिखाई देता था। ना कोई मानक व्याकरण, ना शब्दकोश, ना पाठ्यक्रम। भाषा जीवित थी, लेकिन लिखित रूप अभी विकसित हो रहा था। और दोस्तों, यही कारण था कि बाहर की दुनिया बोरो भाषा के बारे में बहुत कम जानते थे। 19वीं सदी के माध्यम में कुछ ईसाई मिशनरी और भाषा का अध्ययन करने वाले विद्वान बोरो समाज के बीच पहुंचे और उनका उद्देश्य इस भाषा को समझना था। उन्होंने लोगों से बातें की, लोकगीत सुने, शब्द लिखे, उच्चारण समझे और धीरे धीरे बोरो भाषा का अध्ययन शुरू हुआ। यही वो समय था जब पहली बार बोरो भाषा को व्यवस्थित रूप से लिखने का प्रयास किया गया। ये बिल्कुल भी आसान काम नहीं था, क्योंकि हर ध्वनि, हर शब्द, हर वाक्य सुनकर लिखना पड़ता था। लेकिन इन्हीं प्रयासों ने आगे चलकर बोरो भाषा के व्याकरण, शब्द संग्रह और शुरुआती साहित्य की नींव रखी। और फिर धीरे धीरे धार्मिक पुस्तिकाएं, प्रारंभिक पाठ्यक्रम सामग्री और भाषा सीखने की सामग्री तैयार होने लगी। पहले बार लोगों को महसूस हुआ कि उनकी मातृभाषा सिर्फ बोलने के लिए नहीं, लिखने और पढ़ने के लिए भी इस्तेमाल की जा सकती है। ये एक छोटी शुरुआत थी, लेकिन इसी छोटी शुरुआत ने आने वाले समय में एक बड़े आंदोलन की नींव रख दी। लेकिन दोस्तों, जैसे जैसे बोरो भाषा आगे बढ़ने लगे, एक नया सवाल पूरे समाज के सामने खड़ा हो गया। अगर इस भाषा को स्कूलों में पढ़ाया जाएगा, अगर इसमें किताबें छापेंगे, अगर ये आने वाले पीढ़ियों तक पहुंचेंगे और इसे किस लिपि में लिखा जाएगा, रोमान, असमिया या देवनागरी, शायद उस समय किसी ने भी नहीं सोचा होगा कि ये सवाल सिर्फ भाषा का नहीं, बल्कि पहचान, शिक्षा, राजनीतिक और भविष्य का सवाल बन जाएगा। और आने वाले दशकों में इसी एक प्रश्न पर हजारों लोग एक दूसरे के सामने खड़े होंगे, सभाएं होंगे, आंदोलन होंगे, कठिन फैसले लिए जाएंगे और यही से शुरू होंगे बोरो भाषा के इतिहास की सबसे कठिन लड़ाई, जो अपनी पहचान बचाने की। दोस्तों, भाषा आंदोलन, शिक्षा और लिपि की लड़ाई सन 1900 से 1975 के बीच 20वीं सदी की शुरुआत। दुनिया बदल रही थी, भारत में स्वतंत्रता की आवाज उठ रही थी, लेकिन ब्रह्मपुत्र घाटी के कई गांवों में एक अलग संघर्ष चल रहा था। ये संघर्ष जमीन का नहीं था, ये संघर्ष सत्ता का नहीं था, ये संघर्ष था अपनी मातृभाषा को बचाने का। क्योंकि हर बीते वर्ष के साथ एक डर बढ़ रहा था, अगर बच्चे अपनी ही भाषा में शिक्षा नहीं पाएंगे तो क्या आने वाली पीढ़ियां बोरो भाषा बोल पाएंगे? अगर किताबें नहीं होंगे तो ज्ञान कैसे आगे बढ़ेगा? अगर भाषा स्कूल तक नहीं पहुंचेंगे तो क्या वो भविष्य तक पहुंच पाएंगे? यही सवाल धीरे धीरे पूरी समाज का सबसे बड़ा प्रश्न बन गया। और फिर दोस्तों, सन 1952 एक ऐसा वर्ष जिसने बोरो भाषा की इतिहास को नई दिशा दी। इसी वर्ष
बोडो साहित्य सभा की स्थापना हुई। इसका उद्देश्य सिर्फ साहित्य लिखना ही नहीं था, इसका उद्देश्य था भाषा को बचाना, भाषा को पढ़ाना, भाषा को सम्मान दिलाना। लेखकों ने नई किताबें लिखने शुरू की, शिक्षकों ने मातृभाषा में शिक्षक की मांग उठाई, गांव-गांव बैठकें होने लगे। लोगों ने पहली बार महसूस किया कि अगर वे स्वयं अपनी भाषा के लिए खड़े नहीं होंगे तो कोई और आकर उसे नहीं बचाएगा। और दोस्तों, लगातार प्रयासों के बाद 1963 में एक ऐतिहासिक उपलब्धि मिली। प्राथमिक स्तर पर बोडो भाषा की शिक्षा में स्थान मिलने की दिशा में महत्वपूर्ण प्रगति हुई। दोस्तों, ये सिर्फ शिक्षा की जीत नहीं थी, ये हर उस माँ की जीत थी जो चाहती थी कि उसका बच्चा अपनी मातृभाषा में पढ़े। हर उस शिक्षक की जीत थी जो बरसों से इस दिन की इंतजार कर रहा था।